वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखिए हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आधी सीरीज जो है ना वो आपकी कंप्लीट भी हो गई है। 250 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टॉप 500 एमसीक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आरओ और यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और साथ में आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। और यूपीपीसीएस 2025 का भी पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 251 वाले से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। When was the 10th session of the Constituent Assembly held? अब आप कहोगे क्या संविधान सभा के जितने भी आपके सेशन हुए हैं क्या हमको सारे याद करने, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन इसीलिए होते ताकि आपको समझ में आए क्या पैटर्न चल रहा है। भाई एक बेसिक चीज समझो, संविधान सभा के टोटल आप ये समझिए 11 सेशन हमको देखने को मिलते हैं। कितने? 11 सेशन। और उसमें जो आपका 10th वाला है और जो आपका 11वां है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चंस देखे गए। तो जो 10वां है ना ये हुआ था आपका 6 से 7 अक्टूबर 1949 में, ठीक है। और उसके बाद में जो 11वां सेशन है ये हुआ है 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक 1949। तो देखो दोनों सेशन याद हो गए। तो 251 वाले का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका ए वाला, 6 से 17 अक्टूबर 1949, ठीक। फिर आइए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्स ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा, ठीक है। मतलब यूनियन लिस्ट में एक नया टैक्स आ गया, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। तो ये कौन से संशोधन से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 88th अमेंडमेंट। ये आया था आपका 2003 के आसपास, ठीक है। अब इससे जोड़ा गया जो सेवाएं हैं, जैसे आप समझो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर आपने खाना खाया तो रेस्टोरेंट वाला आपको सेवा दे रहा है, तो उसके बदले में उस सर्विस पे कुछ टैक्स लगाएगी सरकार, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन में भी आपका एक सर्विस अगर आ रही है तो उस पर टैक्स लगता है। अब तो बहुत सारी चीजें आपका जीएसटी में ही आ गई हैं, लेकिन ये पहले की बात बता रहे जब आपका सेवाओं पे कर जो है अलग से था। फिर आइए, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र डैश के तहत स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किए गए हैं। जोनल कल्चरल सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड एज ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट अपने में, ठीक है। मतलब अपने डिसीजन जो है ये आपका जो जोनल कल्चरल सेंटर है खुद ले सकता है। तो ये किसके अंडर में आता है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखो, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। देखो कास्टिंग वोट के बारे में बात हो रही है। होता क्या है ना, जो आपका लोकसभा के जो आपके स्पीकर होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो नॉर्मल बिल पे वोट नहीं करते। लेकिन मान लो सपोज करो क्या हुआ, कोई बिल आया और उस पर वोटिंग हुई, 250 लोगों ने भैया वोट करा कि उसके पक्ष में करा और 250 लोगों ने अगेंस्ट में करा। अब टाई हो गया ना। अब टाई को भैया आपको फाइनल डिसीजन के लिए तब वोट करते हैं स्पीकर, और इस वोट को बोला जाता है कास्टिंग वोट, जब टाई हो जाता है। अब ये बोला जा रहा है कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 100 है ये। कौन सा? आर्टिकल 100 आपका, ठीक। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात हो रही है, कौन से संशोधन से आया? तो 52nd अमेंडमेंट था 1985, ठीक। फिर आओ, राज्यसभा को लेके भैया आपसे बोला जा रहा है राज्यसभा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, ठीक। राज्यसभा के लिए चुनाव चाहने वाले व्यक्ति को उस राज्य का निर्वाचक होना चाहिए जहां से वह निर्वाचित होना चाहता है। गलत है। राज्यसभा से अगर किसी को भी इलेक्ट होना, जैसे मान लो यूपी में सीट खाली हुई है तो बीजेपी चाहती है यूपी से कोई इलेक्ट होके राज्यसभा चला जाए। अब जरूरी नहीं कि वो यूपी का ही बंदा हो, ठीक है, यूपी का ही आपका वो इलेक्टर हो, गुजरात का भी हो सकता है, तमिलनाडु का भी हो सकता है। वो सरकारों के पास होता है, पॉलिटिकल पार्टी के पास में उसका आपका ऑप्शन होता है, ठीक। उसके बाद में क्या है, एक राजनीतिक दल से संबंधित एक मतदाता को उस राजनीतिक दल के नामित एजेंट को अपना वोट अंकित करने के बाद मत पत्र दिखाना होता है। ये स्टेटमेंट सही है। जब भी वोटिंग होती है ना, वोट कौन करता है राज्यसभा के इलेक्शन में? जो आपके एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको जब वोटिंग करने के बाद में अपनी पर्ची दिखानी पड़ती है उसी पार्टी वाले को कि किसको वोट दिया है, क्योंकि इस पे होता क्या है ना, सीक्रेट बैलेट है। और सबसे ज्यादा भैया पैसा कहाँ चलता है? ये इलेक्शन में चलता है। तो जो विधायक होते हैं ना वो भी दूसरी पार्टी वाले को वोट कर देते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका बी वाला है, ठीक है। 257 देखो, जो ग्राम न्यायालय अधिनियम है 2008 का, उसके तहत कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो दे रखा बी और सी गलत है, करेक्ट है पहले वाली। जो इसमें ग्राम न्यायालय बनाए गए ना,
ये आपराधिक आपका और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपराधिक मतलब किसी ने कहीं मर्डर कर दिया है, किसी ने कहीं आपको समझो चोरी चारी कर दी। सिविल मामला क्या होता है, जो दो लोग के बीच में डिवोर्स, फिर आपका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट, तो ये दोनों इसके पास में शक्तियां होती है। ए वाला जो है सही आंसर है। 258 देखो, उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। भाई देखो, ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये ना ही संविधान में इसके बारे में मेंशन है, ना ही कहीं ये कोई वैधानिक जगह पे मेंशन है, ठीक है। मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका जो है सही है। द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैट्यूटरी, मतलब कुछ भी नहीं होता है, ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। बस ये पोस्ट इसलिए है कि कोई बहुत बड़ा नेता है उसको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो उसको खुश करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री बना देती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, उनकी नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है। नियुक्ति तो सिर्फ गवर्नर ही करेंगे, मुख्यमंत्री की भी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की भी और बाकी मंत्रियों की भी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, फिर आप लोग सोचो। ये होगा आपका ए वाला, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 259 देखो, कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें कोई जो है ना कोई भी सही मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स पे जो है राजनीतिक मामलों, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम, सुरक्षा वाले के भी पीएम होते हैं, ठीक है। ये दोनों गलत दे रखा है। और जो आपका आवास पे कैबिनेट समिति होती है अकोमोडेशन, ये इसके अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तीनों गलत है आपका। 260 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में संघ या राज्य विधायिका के संबंध में प्रदान नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। पहला क्या बोला जा रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम स्ट्रेंथ के बारे में, कितनी न्यूनतम संख्या होगी, तो ये तो मेंशन है। दूसरा क्या, मैक्सिमम कितने नॉमिनेटेड सदस्य होंगे लोकसभा में मनोनीत, ये भी मेंशनड है। किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश जो आपकी यूटी है, इससे इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा लोकसभा में, ये मेंशन नहीं है, ठीक है। ये सी वाला मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। ये तो बाद में फिर कानून वगैरह बने तो उससे बताएगा कैसे इलेक्शन होना है। एक व्यक्ति डैश वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। तो 21 साल, 21 साल अगर हो गए हो तो आप पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ सकते हो। बट अगर लोकसभा का या विधानसभा का लड़ना है तो उसके लिए 25 साल जो है उतनी आयु चाहिए, 25 साल कम से कम, ठीक। फिर आइए, अब इसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई है अलग अलग चीजों की, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो, जो प्रीवी पर्स है इसका उन्मूलन 1971 में हुआ था, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। ये था क्या, जो राजा महाराजा थे उस समय पे 1947 के बाद में रियासतें मिलाई गई थी ना, तो इन रियासतों को भैया कुछ एक पैसा, फिक्स पैसा जाता था, सरकार देती थी। तो इंदिरा गांधी ने इसको बंद करा दिया था, बहुत बढ़िया स्टेप था। तो ये 1971 में। फिर जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, ये बेसिक स्ट्रक्चर में 1994 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एसआर बोमनाई केस में। और फिर राष्ट्रीय आपातकाल में जो इंटरनल आपका डिस्टर्बेंस वर्ड है, आंतरिक अशांति, इसको सशस्त्र विद्रोह में से बदला गया, आर्म्ड रिविलियन से। ये 1978 में हुआ है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, ए वाला, 1, 3 और 2, ठीक। 263 देखो, इसमें बोले जा रहे जो अलग अलग आपके अधिकारी हैं उसको उसमें लगाइए, प्रेसिडेंस में लगाइए, वरीयता क्रम में लगाइए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो करेक्ट आंसर है डी वाला। सबसे पहले आते हैं सेक्रेटरी, फिर होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, 1, 4, फिर होते हैं आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी और फिर अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। 264 देखो, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस पद के लिए उम्मीदवार की सिफारिश की जाती है। मतलब जो कौन सी कमेटी जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, और कौन सी पोस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं भैया, तो देखो ये करते हैं राज्य का जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो तो है ही, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो गलत है, इसके लिए तो कॉलेजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह। और तीसरा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ए और सी दोनों सही है, लेकिन दोनों गोला भरोगे तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाओगे, डी वाला लगाना पड़ेगा, ए और सी दोनों, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा कोष, नेशनल डिफेंस फंड किस लिए बनाया गया है, ताकि एक स्टार्टअप जो है डिफेंस सेक्टर में उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में जो चीजें चाहिए हमारी सेना को वो यहीं के लोग बनाए, यहीं पे स्टार्टअप में बने। जो आपकी कार्यवाहक सरकार होती, केयर टेकर गवर्नमेंट, कब इंस्टॉल नहीं की जा सकती। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होता है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सरकार इस्तीफा देती है, कोई एक नॉर्मल न्यूट्रल गवर्नमेंट बनती है। लेकिन भारत में जो सरकार पहले से ही है वो इस्तीफा नहीं देती, वो मतलब वही केयर टेकर गवर्नमेंट का काम करती है, ठीक है। और पाकिस्तान में एक अलग सरकार बनती है चुनाव के समय पे, और फिर चुनाव जब हो जाएगा जिस पार्टी को मिलेगी फिर वो अपनी सरकार बनाएगी। तो ये बोला जाए कौन से
आपका मैटर में इसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है ए वाला। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, खाली हो जाए, तो आपको चुनाव कराना ही 6 महीने में, तो फिर ये केयरटेकर गवर्नमेंट का काम ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ये 267 शायद गलत है, क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है। 268 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। कौन सा कार्य वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा नहीं किया जाता है? तो जो नहीं किया जाता वो बी वाला, व्यापारिक समुदाय द्वारा अनुचित लाभ कमाने वाली गतिविधियों की जांच करना, ठीक है, ये नहीं करते हैं। अब वो कैसे प्रॉफिट कमा रहे ये सब नहीं, बस टैक्स हमको मिल रहा है, इनका काम यही, टैक्स मिल रहा है सही से, लोग टैक्स भर रहे, बस उतना तक सीमित है। अब उसके बाद में आप कुछ और कर रहे हो गैर कानूनी, तो पुलिस को देखने दो। आगे आइए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में? कौन सी करेक्ट नहीं है ये बोली जा रही है? तो पहला सही है, कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष की भूमिका होती है देखना कि भैया सब प्रस्ताव जो है क्रम में है या नहीं है, उसके बाद में रीजन देना भी कोई जरूरी नहीं होता। डी वाला जो है ना ये गलत है आपका। इस प्रस्ताव के बाद अगली वैकल्पिक सरकार में विश्वास प्रस्ताव अनिवार्य रूप से लाया जाना चाहिए, तो ये इसका स्टेटमेंट जो है ना ये इसका भी गलत है, ठीक है। 270 देखो, आर्टिकल डैश प्रोवाइड्स दैट लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स इन म्यूनिसिपैलिटी विदाउट हैविंग राइट टू वोट। मतलब जो उसको मनोनीत करेंगे आपका कुछ सदस्यों को, ठीक है, और लेकिन उनको शक्तियां नहीं दी जाती हैं वोट करने की। कौन से आर्टिकल के तहत है? 243R, ए वाला, ठीक। फिर आओ, जो अनुसूची 5 है इसके संदर्भ में जो अनुसूचित क्षेत्र है इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये घोषणा होती है आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक। जो आपका संसद से संबंधित कौन सा मामला संसदीय कार्य मंत्रालय के दायरे में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनका क्या काम होता है? तो भैया इनका काम है जो मंत्रियों ने एश्योरेंस दी है ना, जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं उसको सही से इंप्लीमेंट कराना, सी वाला जो है ये काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का। कौन है मंत्री इस समय पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रधानमंत्री को लेकर बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है भाई, यही बताना है। यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के दौरान मतदान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, राज्यसभा के हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में आता है और वो उसके सदस्य है ही नहीं, और जो जिस जगह का सदस्य हो तो वहीं वोट करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है? वे संसद सदस्य हुए बिना अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी स्तर पर यह पद धारण, गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बन सकते हो, बाद में भी आप इनको नॉमिनेट किया जा सकता है 6 महीने के अंदर, ठीक। फिर सी वाला, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो डिपार्टमेंट वाली स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोला कौन सा भर के आओगे? फिर से वही बात आ गई, 2 भरोगे तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो गए तुम। तो डी वाला जो है ना ये भरा जाएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फिर आइए, क्या बोला जा रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस एनीवन फ्रॉम द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स में प्रिसाइड ओवर द हाउस। मतलब देखो क्या है, जब सभापति नहीं है, आपका क्या कहते हैं प्रेजेंस नहीं है, तो उसके समय पे भैया आपका जो उपाध्यक्ष का पैनल होता है उससे कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। ये पैनल कौन बनाता है, मतलब इस पैनल को आपका नामांकित कौन करता है? तो ये करते हैं हाउस के चेयरमैन ही, सभापति सदन के, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात हो रही है। 3 लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और जो कहीं पे भी नहीं दे रखा वो रेसिड्यूरी पावर्स होता है। इसकी शक्तियां, जो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, जो हमने अवशिष्ट शक्ति है प्रावधान कनाडा से लिया है, ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, ठीक। 276 देखो, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो देखो जो आपके इलेक्टेड एमपी होते हैं ना वो तो हिस्सा लेते हैं, फिर इलेक्टेड आपके एमएलए भी हिस्सा लेते हैं, ठीक। और फिर आपका जो इलेक्टेड एमएलए राज्यों के भी और आपका यूटी के भी। तो इसमें जो दे रखा है ना ऑल मेंबर, बी वाला, ये गलत है। नमोनीत, आपका जो मनोनीत होते हैं वो नहीं लेते हैं। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी नहीं लेते हैं। सिर्फ विधानसभा की बात हो रही है, ठीक है, राज्यों के मामले में। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला, ये तो लेते ही हैं जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। 277 देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा, मतलब गलत कथन जो है इसका हमें चयन करना है। पहला क्या बोला जा रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जो सीटों का आवंटन होता है कि उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, दूसरे राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, ये जनसंख्या के आधार पर, बिल्कुल सही है। अभी हम सही वाली स्टेटमेंट देखेंगे। फिर
राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। बिल्कुल सही है, ये कोई पॉइंट तो ऐसा है कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता। भाई जो रिजर्वेशन है ना चुनाव में, इलेक्शन में, वो सिर्फ लोकसभा के लिए है अगर सेंटर की बात करें, और विधानसभा राज्य में। राज्यसभा की अगर बात करें ना, अगर हम राज्यसभा जो लोकसभा के साथ दूसरा सदन है, वहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट सही है और गलत कौन। अब लेकिन पूछा जा रहा था इसमें इनकरेक्ट बताओ, तो भैया जब दोनों सही है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा इनमें से? कोई भी नहीं, तो हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना ही दो। फिर करेक्ट स्टेटमेंट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चेयरमैन जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती, गलत है। लोकसभा के सभापति जो है वो करते, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर। फिर ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, लेकिन बोले जरा कोई अधिकार नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा है किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है आपका सी वाला, समझ में आ रहा है ना? फिर आइए, जो अंतरराज्य परिषद है इसकी स्थापना किस लिए करी गई है, मतलब क्यों करी गई है? तो यह आपका सहकारी संघवाद के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब किसी के बीच में भी कोई समस्या है कोई राज्यों के बीच में, तो वो अपना बैठ के आपस में सॉल्व करें, या अगर किसी केंद्र सरकार साथ में परेशानी हो रही किसी राज्य को तो भी वो सॉल्व करें। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस प्रावधान की सिफारिश नहीं की थी? कौन से प्रोविजन के बारे में नहीं बताया था पंचायती राज सिस्टम ने? ठीक है, ये बात हो रहा है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। जितनी भी कमेटी है ना पंचायती राज की, इंपॉर्टेंट है, उनके साल भी याद कर लेना। तो इन्होंने बोला था कि पंचायत तो बनाओ लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ना दो। ठीक है, मतलब संवैधानिक मान्यता देने की बात इन्होंने खारिज कर दी थी। तो बी वाला जो है ना वही आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इन्होंने रिकमेंड नहीं करा था। ठीक, लेकिन इसमें तो बोला जा रहा है कि ये बोला है, तो इसीलिए ये जो है गलत आंसर है, और गलत ही पूछा जा रहा है क्या रिकमेंड नहीं करा है। ठीक है, इन्होंने बोला था नॉर्मल जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसको संविधान संशोधन ना करो। ठीक, समझ में आया? आगे देखो, कौन सा राज्य सूची में आते हैं? कृषि आता है इनमें से, वजन आपका, और वजन और माप तो ये तो यूनियन लिस्ट में होगा, वन भी नहीं है, और फिर आपका जल जो है ना ये है आपका किसमें हम बात करें, यूनियन आपका स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4, सी वाला जो है ना यही है। एक बार जितनी भी लिस्ट दे रखी है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से काफी समझ में आता है। राजभाषा अमृत भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में सही कथन का चयन करना है। कौन सी? राजभाषा, मातृभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और मदर टंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बोला क्या जा रहा है, आर्टिकल 350 भी बताता है किस पे आपको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना, तो ये गलत है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। कोई भी चेंज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्टेट की, उसमें अप्रूवल चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, राज्यसभा का, तो ये भी गलत है। तीसरे वाला जो है ना वो बिल्कुल सही है, जब तक संसद अन्यथा प्रदान ना करे सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी, तो सी वाला जो है ना ये भी बिल्कुल आपका आंसर ये वाला सही है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सारा जो प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश भाषा में ही होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है, सी वाला करेक्ट है। फिर आगे 283 वाला देखो, बोले जरा इसमें से कौन सा लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई? ठीक है, लोकसभा किसी राज्य की विधानसभा के भंग होने पर निम्नलिखित में से क्या आपका व्यवगत नहीं होगा, क्या डिसॉल्व नहीं होगा? ठीक है, तो इसमें बताना है हमें, पहला क्या है, कोई विधेयक राज्यसभा में स्थापित किया गया और राज्यसभा द्वारा गठित संयुक्त समिति को भेजा गया, तो ये जब लोकसभा बदलेगी ना, मतलब डिसॉल्व हो गई फिर नहीं आई, तो ये लैप्स नहीं होगा, ये फिर से जाएगा। ठीक है, तो ये लैप्स नहीं होगा, बाकी सब लैप्स हो जाएंगे। लैप्स का मतलब होता है व्यवगत फिर से पास कराना है, फिर से किसी बिल को पास कराना है। ठीक है, कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और विधान परिषद में लंबित है, तो ये लैप्स हो जाएगा, फिर से इसको हमें पास कराना पड़ेगा। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? प्रथम कागज रहित उच्च न्यायालय, तो ये है आपका केरला हाईकोर्ट, ए वाला जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पंचायती राज सिस्टम में पंचायती समिति का किस आपके लेवल पे बनाई जाती है, इसका गठन जो है किस लेवल पे किया जाता है? ये करा जाता है आपके ब्लॉक लेवल पे, खंड स्तर पर। ठीक है, फिर जो प्रोविजन है संविधान के उसके तहत इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन का निर्णय कौन लेता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निर्णय कौन लेता है? ये लेती है आपकी राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इलेक्शन को कंडक्ट कौन कराता है? वो कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, लोग इसमें डी वाला लगाते हैं लेकिन वो गलत है, करेक्ट आंसर है बी। निर्णय कब होगा, वो कब आपका चुनाव होना है होने नहीं होना, तो ये राज्य सरकार लेती है। फिर इनमें से कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है? वो है
संथनम समिति, ठीक है, संथनम समिति ये करप्शन को लेकर बनाई गई थी। संविधान के 73rd संशोधन द्वारा पंचायतों को जो फंक्शंस दिए गए हैं वो किसमें आपके मेंशन्ड है, ये बात हो रही है, ठीक है, किसमें मेंशन, तो वो 11वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है 11 शेड्यूल पे। इधर आप देख भी सकते हो, मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ अनुसूची वाला जो पार्ट है। तो अनुसूची वाले पार्ट में आप देखो 11वां शेड्यूल जो है, ये 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत के बारे में बोल रखा है, ठीक है। फिर आओ भैया, कौन विच पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एनविस एक्ट मेकिंग पंचायत इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में पंचायत होगी ना, कौन सा पार्ट बताता है? भाग की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका पार्ट 9, ठीक है, भाग 9 फिर है, और अनुसूची में 11वीं अनुसूची, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243ZJ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कितने हो सकते हैं, मतलब अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी 21 के ऊपर नहीं जाना है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? जो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, ये करा गया था आर्टिकल 331 के तहत, लेकिन अब इसको भी खारिज कर दिया गया, बंद कर दिया गया इस प्रावधान को भी संविधान संशोधन से। कौन सा है बताना? 292 देखो, बोले कौन सा सही मैच नहीं है, तो भाग 14 जो है ना वो सही मैच नहीं है। इसको मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप अगर उसकी बात करोगे ना पार्ट 14 की, ठीक है, पार्ट 14 कहाँ गया, तो इसमें सेवाओं के बारे में, सर्विसेज, पार्ट 14 में सर्विसेज आ रही है, इसमें व्यापार दे रखा है, तो गलत। कोरम कितना होना चाहिए, होता है 1/10, ठीक है, इतने सदस्य तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई जो है होगी। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और सदस्य बाकी कौन से कितने होते हैं, तो होते हैं 4 सदस्य और होते हैं 4 अन्य आपके सदस्य, ठीक। इसमें से कौन सी संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो वो है आपकी नीति आयोग, ठीक है, संवैधानिक बॉडी नीति आयोग जो है नहीं है, ठीक है। फिर आइए, भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें हाईकोर्ट के जज नहीं आ रहे, बाकी जो जजेस हैं, जो आपकी नॉर्मल कचहरी होती है, जिले में जो कचहरी होती है, उनकी नियुक्ति करते हैं स्टेट के गवर्नर, आपके राज्य के कौन, राज्यपाल, ठीक है। फिर आओ, चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद नई लोकसभा गठन जो है निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना जारी होने पर माना जाता है? जो नई लोकसभा, चलो इलेक्शन रिजल्ट आ गया, अब लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट होगी इसके बारे में कौन आपका नोटिस निकालता है? तो वो निकालता है निर्वाचन आयोग, जब नोटिस कर देगा तब नई लोकसभा जो है बनती है। पेशा जो एक्ट है आपका, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, इनमें से कौन सा राज्य जो है उसमें कवर नहीं होता है? तो ये है आपका मेघालय, डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 भी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका बताता है जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके जो स्पेशल ऑफिसर होता है ना, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर 300 लास्ट क्वेश्चन, कौन सा गलत जो है इसमें से आपका मैच दे रखा है, गलत मैच जो दे रखा है, तो वो होगा आपका डी वाला 12वीं अनुसूची। इसमें बोला जा रहा है ये पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताता है, गलत है। ये बताता है 12वीं अनुसूची आपका जो नगर निगम है ना, म्यूनिसिपैलिटी, उनके बारे में बताता है, ठीक है, और पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची बताती है। तो चलो 50 क्वेश्चन और देख लिए हमने, सीरीज फॉलो करते रहो, साथ में यूपीजी के जो है ना वो भी स्टार्ट करा है, उस सीरीज को भी जरूर देखना, ठीक। और साथ में आरओ का सिलेक्शन मटेरियल आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड ग्रुप भी चल रहा है, आप लगा सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।